नमस्कार, आई ऑफ तुक पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण 7वें चरण की वोटिंग होगी, लेकिन पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के या भाजपा के 400 पार के दावों और INDA अलायंस के इन दावों पर बीत गया कि बीजेपी को 200 सीट भी नहीं मिलने जा रही। हालांकि जितने भी घटक दल हैं INDA के, किसी ने 150 सीट दी, किसी ने 200 सीट दी, कोई 230 कह रहा है। इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। प्रधानमंत्री लगातार चुनाव से पहले जब लोकसभा का आखिरी सत्र था, उसमें घोषणा किया था उन्होंने कि भाजपा इस बार 370 सीटें जीतेगी और NDA जो है वो 400 पार जाएगा। और पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। पहले 2-3 फेज तक जो INDA अलायंस के घटक दल हैं वो ये कहते रहे कि ये 300 पार नहीं जा रहे हैं, NDA 400 पार नहीं जा रही है। तो शुरुआती चुनाव में ये सारा का सारा घूम फिर करके 400 पार नहीं जाने पर सीमित रहा। लेकिन बाद में जब उनको महसूस हुआ कि भाई ये तो भाजपा का या प्रधानमंत्री मोदी का नैरेटिव ऐसा है कि जिसमें INDA फंस गया है, तो एक नई मुहिम शुरू हुई। उस मुहिम में ये बोला गया कि नहीं, बीजेपी 200 बिना ही क्रॉस कर रही है। कुछ ने 150 कहा, कुछ ने 180 कहा, कुछ ने 200 कहा, कुछ ने 230 कहा, कुछ फिर भी ये कहते रहे कि वो 300 पर नहीं जा रही है। अब मसला ये है कि 300 पर नहीं जा रही है या INDA अलायंस 300 जीत रही है, तो INDA अलायंस कहाँ से 300 जीत रही है और बीजेपी अगर 300 से ऊपर जा रही है तो कहाँ से जा रही है। ये एक बड़ा विषय है। और इस विषय को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझना कि बीजेपी का जो के प्रति अगर नाराज़गी है, जिस तरह की बात कही जा रही है, अगर नाराज़गी है तो उस नाराज़गी का कहाँ नुकसान हो रहा है। क्या वो नाराज़गी भाजपा को उत्तर प्रदेश में नुकसान कर रही है, NDA को उत्तर प्रदेश में नुकसान कर रही है? पहला सबसे बड़ा राज्य। दूसरा, महाराष्ट्र में उसको कितना नुकसान हो रहा है, जहाँ पर 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल, जहाँ 42 सीटें हैं, वहाँ कितना नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद बिहार, जहाँ 40 सीटें हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ कितना फ़ायदा क्या नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु, जहाँ 39 सीटें हैं, वहाँ कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है। उसके बाद आप कर्नाटक जाइए, जहाँ 28 सीटें हैं। हाँ, आप आंध्रा आइए, आप तेलंगाना आइए। इन सब सीटों में क्या स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कमोवेश जो विपक्ष है वो अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता हुआ दिख रहा है जिससे ये लगे कि वो बहुत नुकसान कर पाने की स्थिति में है। और जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह की बात कही जा रही है, वो सब उसी तरह से दर्शाते हैं कि ज़्यादातर हताशा लगी हुई है। अब यहाँ तक जो दावा किया जा रहा है कि वो बड़ी सीटें जीत लेंगे, और अखिलेश ने बोला कि 79 हम जीत रहे हैं, एक जो है उन्होंने सीट प्रधानमंत्री को दे दी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मैनपुरी में, और मैनपुरी की सीट जहाँ से उनकी पत्नी डिम्पल लड़ रही हैं, वहाँ पर भी नाराज़गी दिख रही है। जिस सीट पर वो खुद लड़ रहे हैं वहाँ पर नाराज़गी दिख रही है, कन्नौज में, और वहाँ पर यादव मतदाता भी नहीं है। राहुल गांधी वाली अमेठी सीट पर, पुरानी सीट पर भी दावा, हालांकि इस तरह की सूचनाएं हैं कि वहाँ शायद ब्राह्मण मतदाता किशोरीलाल शर्मा की तरफ जाने की बात कही जा रही है, लेकिन उस पर भी अभी संदेह है, इसलिए कि बाकी सारे मतदाता मनोज पांडे के आ जाने के बाद ब्राह्मणों का खिसकना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ऐसे ही जौनपुर की सीट को लेकर के हम
भदोही की सीट को लेकर के बात कही जा रही है। लेकिन क्या एक विशेष मतदाता, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, इनके खिसक जाने से किस पार्टी को होने वाला है? दूसरा ये कि लगभग 10% का अंतर समाजवादी पार्टी और भाजपा का उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहा है। तो क्या वो इतना अंतर हो रहा है कि वो सीट रही? वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल पर आते हैं, महाराष्ट्र पर आते हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, 48 सीटों वाला मामला है। वहाँ पर निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी सीटें पिछली बार से ज़्यादा लड़ रही है और वो अपनी बढ़ाती हुई दिख रही है। लेकिन शिवसेना के जो 2 घटक हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 घटक हैं, उनकी सीटों को लेकर के बहुत असमंजस है कि कहाँ पर किस तरह से कैंडिडेट को फ़ायदा मिलेगा या घटक दल को फ़ायदा मिलेगा। ये रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से न केवल मुस्लिम वोट की नाराज़गी है, बल्कि और मतदाताओं पर नाराज़गी है, इसलिए वहाँ पर मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस से नाराज़ है। तो अगर वो वोट का बंटवारा होता है तो वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा होना है। और इस तरह की बात कही जा रही है कि वहाँ बीजेपी 25 के आसपास सीट जीत सकती है और 8 सीटों फ़ायदा। उड़ीसा में भी इस बार बीजेपी बीजू जनता दल को बुरी तरह से शिकस्त देने की स्थिति में दिख रही है। जिस तरह से वहाँ पर बीजू जनता दल के नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कमज़ोर हुए हैं, वो मतलब स्वास्थ्य के दृष्टि से कमज़ोर हुए हैं, वो एक बड़ा वो है। तो ये एक मसला है। उसके बाद अलायंस के बाद आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीट बढ़ने की संभावना है। तेलंगाना में सीट मजबूत होने की संभावना है, इसलिए कि जो भारत राष्ट्र समिति है वो इस बार चुनाव में नज़र नहीं आई। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट परसेंट 25% जाने की उम्मीद है। अगर बीजेपी 25% वहाँ वोट क्लेम करती है और जिस तरह से वहाँ के चुनाव में भीड़ दिखी, न केवल प्रधानमंत्री बल्कि अन्नामलाई की सीटों के रैलियों में, तो उसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ इस बार बीजेपी अपने दम पर 3 से 5 सीट जीत सकती है और अलायंस के साथ 8 से 9 सीट जीत सकती है। और इस बार केरल में खाता खुलने की बात कही जा रही है। अब अगर आप कर्नाटका आए तो कर्नाटका में भाजपा को 2-3 सीटों के नुकसान की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में अलायंस के साथ नुकसान की बात कही जा रही है। बाकी अगर आप जो बचे प्रदेशों में हैं उसमें अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी 3-4 सीटों का इजाफा होता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना, अब आप अगर हिमाचल जाइए, हिमाचल में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। उत्तराखंड में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, वहाँ इन दोनों जगहों पर कांग्रेस नहीं के बराबर है। छत्तीसगढ़ में कमोवेश वैसी ही स्थिति है। अभी हाल फिलहाल के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें दिखा है, वैसा ही हाल मध्य प्रदेश का है। राजस्थान में कुछ सीटों के नुकसान की, 1-2 सीटों के नुकसान की बात कही जा रही है, लेकिन अगर वहाँ आप लोकल लोगों से बात करेंगे तो वो इसको मानने के लिए नहीं तैयार हैं, इसलिए कि वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ती ही नहीं दिखी। तो जब अगर विपक्ष में कोई राजनीतिक दल है ही नहीं तो आप चुनाव क्या लड़ रहे हैं? तो राजस्थान में अगर ऐसी बात करें तो वहाँ 1-2 सीटों के नुकसान की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में कमोवेश जो 2019 का चुनाव था वैसा ही रिपीट होता हुआ दिख रहा है, मतलब 1 सीट का नुकसान है। अब मध्य प्रदेश में फिर वही है, बात हो रही है या तो ग्वालियर या छिंदवाड़ा, इन दोनों में से 1 सीट का नुकसान हो सकता है बीजेपी का। या तो ग्वालियर हार सकती है, छिंदवाड़ा हार सकती है। ज़्यादातर संभावना ये बताई जा रही है कि छिंदवाड़ा इस बार बीजेपी जीत लेगी, ग्वालियर हो सकता है नुकसान में जाए। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा ही नहीं, जम्मू की सीटें लड़ रही हैं। लद्दाख वाली सीट को लेकर के थोड़े से संशय हैं। तो ये स्थिति है। इसमें झारखंड में भी जिस तरह का हाल है उसमें बीजेपी अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। उसमें कोई नुकसान जैसी स्थिति नहीं होती हुई दिख रही है। बिहार में भी बीजेपी 1-8 सीट का पुराने उससे नुकसान हो सकता है। तो अगर आप मोटी देखें तो बीजेपी अपने पिछले चुनाव में से 10 सीटों के नुकसान पर है, लेकिन लगभग 30 से 32 सीटें वो एक्स्ट्रा जीत रही है।
तो अगर मोटे तौर पर इन आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीजेपी जो बात कह रही है वो 370 तक शायद ना पहुंच पाए, लेकिन जो उसका पिछले साल का आंकड़ा है, पिछले चुनाव का आंकड़ा है 303 वाला, उसमें वो 15 से 25 सीटों तक का इजाफा कर सकती है। मतलब वो लगभग 330 से 35 के आसपास कहीं पहुंचती हुई दिख रही है, और 325-30 के आसपास कहीं दिख रही है। और अगर अलायंस पार्टनर उनका 35 से 40 के बीच जीत लेता है चुनाव, तो लगभग 370-380 के आसपास एनडीए दिख रही है। अब इसमें अगर 380 इस तरह से जीत रही है, तो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पिछले लोकसभा में ही लगभग 400 के आसपास थे। वो कैसे? जो वाईएसआर कांग्रेस है, जगन रेड्डी वाली, वो और बीजू जनता दल, इनका समर्थन होता है। तो अगर इनके समर्थन की बात आप कर लें, तो अगर इस चुनाव में 5 से 6 सीट भी जीत करके आती है और वो 10 सीट वाईएसआर कांग्रेस जीत के आता है, तो वो कुल मिलाकर के अगर वाईएसआर कांग्रेस को छोड़ भी दें तो एनडीए की सीट वहाँ इस बार कहा यह जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, वो जीत करके आती है। तो लगभग 400 के आसपास सीटों के जीतने की संभावनाएं एनडीए को नजर आ रही हैं, और इसी के आधार पर उनका दावा था। दूसरी तरफ अगर आप आईएनडीआईए की बात करें, तो आईएनडीआईए अलायंस का वो सीटें कहाँ से बढ़ती हुई दिख रही हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ से बढ़ती हुई दिख रही हैं, या पश्चिम बंगाल में कहाँ से बढ़ती हुई दिख रही हैं, या तमिलनाडु में कहाँ से बढ़ती हुई दिख रही हैं, या केरल में जहाँ आपस में एक दूसरे के खिलाफ, या पंजाब में, हाँ पंजाब भूल गए थे, पंजाब में बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, इसलिए कि वहाँ बहुत सारी सीटों पर 4 कोणीय मुकाबला है। और जिस तरह से इस बार हिंदू वोटर्स और जो दलित सिख वोट्स हैं वो बीजेपी के साथ लामबंद है, जिसको मजहबी सिख वोटर कहते हैं, जिस तरह से वो लामबंद है, उसको देख करके ये लग रहा है कि बीजेपी इस बार पंजाब में बहुत मजबूत स्थिति में है, और अब तक का अपना जो हाईएस्ट सीट 3 का है उसको ब्रीच कर सकती है। और कहा यह जा रहा है कि वो लगभग 5 से 6 सीट जीत पाने की स्थिति में है पंजाब में। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 40 के आसपास बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। चुनाव परिणाम के बाद ये पता लग पाएगा, लेकिन ये जो आकलन है, ये आकलन इसी तरह के उस पर इशारा करता है। दूसरी तरफ जो आईएनडीए अलायंस है, उस पर आप इन सारे प्रदेशों पर जो एंटी बीजेपी या जो बीजेपी के खिलाफ वाले राजनीतिक दल है, वो कहीं से भी बढ़ते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 400 वाला आंकड़ा है, इसमें 20 प्लस 20 माइनस हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा कहीं भी बीजेपी को या एनडीए को 400 से 200 पर ले आए, या आईएनडीआईए अलायंस को 100 से 300 पर ले आए, ऐसा होता हुआ कम से कम नहीं दिख रहा है। आप आई ऑफ ट्रुथ पर बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।